एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सॉइल के प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे। जितने भी प्रॉपर्टीज़ आते हैं सबको डिस्कस कर लिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। सॉइल टेक्सचर क्या है? सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है? सॉइल टेक्सचर। तो सॉइल टेक्सचर क्या है? रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। मतलब सॉइल में जो भी सैंड, सिल्ट, क्ले पाए जाते हैं उनके रिलेटिव प्रोपोर्शन को हम क्या कहते हैं? सॉइल टेक्सचर कहते हैं। मतलब जैसे देखिए, ये है, ये हमने सॉइल लिया, ये सॉइल लिया, इसमें हो इसमें ये क्ले है, ये नीले से जो दर्शा रहे हैं वो क्ले है, और जो हरे कलर से दर्शा रहे हैं वो सिल्ट हो गया, फिर जो ब्राउन कलर से दर्शा रहे हैं वो सैंड हो गया। तो मतलब जब एक्सपेरिमेंट करके हम देखेंगे कि इसमें सैंड कितना है, सिल्ट कितना है और क्ले कितना है, और उसका एक मतलब रिलेटिव प्रोपोर्शन होगा, वो जो भी होंगे पूरे सॉइल में उतना वो उसी प्रोपोर्शन में पाए जाएंगे। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? सॉइल टेक्सचर। इट रिफर्स टू साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। मतलब ये हम कैसे सॉइल टेक्सचर डिटरमाइन करेंगे कि ये जो सॉइल पार्टिकल्स हैं सबका साइज़ अलग अलग होता है। जैसे सैंड, सिल्ट, क्ले का साइज अलग अलग होता है, तो हम मतलब इसी वजह से सॉइल पार्टिकल्स के साइज के हिसाब से हम ये डिटरमाइन करते हैं। ये सॉइल की बेसिक प्रॉपर्टी है, इट कैन नॉट बी चेंज्ड। तो जो रिलेटिव प्रोपोर्शन होता है सॉइल, सिल्ट, क्ले का, उसे हम कभी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो एग्जाम में आपको इस तरह से पूछ सकता है कि वह सॉइल की कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि चेंज नहीं हो सकती, वो है सॉइल टेक्सचर। अब इसको हम डिटरमाइन कैसे करते हैं? मैकेनिकल एनालिसिस ऑफ सॉइल सेपरेट का मतलब क्या है कि सैंड, सिल्ट, क्ले के परसेंटेज को बताना। ये हम कैसे बता पाएंगे? हाइड्रोमेट्रिक मेथड से। तो एग्जाम में इस तरह से पूछ सकते हैं कि मैकेनिकल एनालिसिस ऑफ सॉइल कैसे करते हैं? हाइड्रोमेट्रिक मेथड में। उसमें हम सैंड, सिल्ट, क्ले को अलग करते हैं और उसका परसेंटेज बताते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, मतलब साइज की बेसिस पे सॉइल पार्टिकल्स को क्लासीफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू IISS। और ये जो डायमीटर है वो मिलीमीटर में है। तो इसे याद करने का तरीका क्या है? सबसे पहले तो हम इसे नीचे से याद करेंगे, ऊपर से याद करने में थोड़ा दिक्कत है। तो ये नीचे से ऐसे इधर से याद करेंगे और इसको हम इधर से याद करेंगे। तो जैसे क्ले का है <002 मिलीमीटर, तो इसी तरह से आपको याद करना पड़ेगा कि क्ले, सिल्ट, फाइन सैंड, कोर्स सैंड, ग्रेवल। इसको 4-5 बार पढ़ लीजिएगा, ये याद हो जाएगा। उसके बाद इधर से <002, 0.02 से 0.002 इस तरह से याद करेंगे तो ये आपको क्लासिफिकेशन आसानी से याद हो जाएगा। तो आप लोग इसे याद कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कोई एग्ज़ाम इसके बिना खाली हो, मतलब खाली पड़ जाए। एग्ज़ाम में ज़रूर पूछता है, मतलब ये था मेरा। टेक्सचरल क्लासेस। टेक्सचरल क्लासेस मतलब क्या है? कब हम कहेंगे कि ये सैंडी सॉइल है या फिर सिल्टी सॉइल है, फिर क्ले सॉइल है, ऐसा कब कहेंगे हम? तो देखते हैं कब कहेंगे। सैंडी सॉइल कब कहेंगे? जब हम जो सॉइल सैंपल लिए हैं उसके अंदर 85% से ज़्यादा सैंड हो। सिल्ट सॉइल कब कहेंगे? जब उसके अंदर 80% से ज़्यादा सिल्ट हो। क्ले सॉइल कब कहेंगे? जब सैंपल के अंदर, सॉइल सैंपल के अंदर 40% से ज़्यादा क्ले होगा। मतलब 40% से ज़्यादा अगर क्ले है तो हम उसे बोल देंगे क्ले सॉइल। और क्ले सॉइल के अंदर हाईएस्ट पोर स्पेस होता है सैंडी और सिल्ट के मुकाबले। लेकिन अगर मैक्रो बड़े वाले पोर्स को पूछ रहा है, जैसे बड़ी मतलब MACRO, मैक्रो पोर के बारे में पूछ रहा है तो वो सैंडी सॉइल में सबसे ज़्यादा है। लेकिन टोटल पोर स्पेस पूछ रहा है तो वो क्ले सॉइल में। अब लोमी सॉइल देख लिया जाए। लोमी सॉइल क्या है? ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है लोमी सॉइल। ये सैंडी सॉइल के मुकाबले ये वाटर और न्यूट्रिएंट्स को ज़्यादा रिटेन करता है। रिटेन मतलब स्टोर, होल्ड करता है। जैसे सैंडी सॉइल में वाटर तो कभी होल्ड जल्दी होता ही नहीं है, आप लोग देखे होंगे। सैंड से मतलब तुरंत वाटर नीचे चला जाता है। तो वही सैंडी सॉइल के मुकाबले क्यों बढ़िया है? क्योंकि ये वाटर और न्यूट्रिएंट को अच्छे से होल्ड कर लेता है और ये ज़्यादातर क्रॉप्स के लिए सुटेबल है। और क्ले से क्यों बढ़िया है? क्योंकि इसके अंदर बेटर ड्रेनेज है, एरेशन, टीलेज प्रॉपर्टी देन क्ले सॉइल। मतलब क्ले में उतना एरेशन नहीं होता है और ड्रेनेज भी क्ले का ख़राब होता है, उतना मतलब बढ़िया नहीं होता है। लोमी सॉइल के अंदर
क्ले से भी बढ़िया प्रॉपर्टी है और सैंडी सॉइल के भी बढ़िया प्रॉपर्टी है। और लोमी सॉइल कब हम कहेंगे, जब सैंड सिल्ट क्ले का रेशियो 40:20 हो, मतलब 40% क्ले हो, 40% सैंड हो, 40% सिल्ट हो, 20% क्ले हो, तो हम उसे बोलेंगे लोमी सॉइल। लेकिन एक चीज़ और याद रखना है, यहाँ पे इसका प्रोपोर्शन तो ये है, लेकिन जो सैंड सिल्ट क्ले होंगे तीनों इक्वल प्रॉपर्टीज अपना शो करते हैं, तो इसे याद रखिएगा। मतलब 40-40-20 का रेशियो होने के बाद भी सब अपना इक्वल प्रॉपर्टी उसमें शो करते हैं। अब आते हैं हैवी सॉइल पे। ये हैवी सॉइल क्या है? Clay soil imparts cohesion and stickiness and fine texture to the soil and induces resistance to passage of implement। तो जो क्ले सॉयल होते हैं वो, जैसे हम कुछ इम्प्लीमेंट्स यूज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए ट्रैक्टर हम सॉयल में यूज कर रहे हैं, तो जो क्ले सॉयल होगा वो कोहेसन एंड स्टिकनेस, मतलब उस इम्प्लीमेंट को चलाने में हमें थोड़ा दिक्कत होगा। क्ले जो होगा रेजिस्टेंस इंड्यूस करेगा, वो जो इम्प्लीमेंट है वो आसानी से नहीं चल पाएगा, वो जो ट्रैक्टर है वो आसानी से उसमें क्ले सॉइल में नहीं चल पाएगा। तो इसी रेजिस्टेंस को, जो क्ले रेजिस्टेंस इंड्यूस कर रहा है, ऑफर कर रहा है, उसी को हम हैवी, मतलब उसी सॉइल को हम हैवी सॉइल बोल देते हैं। इसका मतलब यह है कि ये सॉइल को हैवी बनाता है। और ये जो सॉइल है वो किस क्रॉप के लिए बेस्ट है? कॉटन, राइस, सोरगम। अब लाइट सॉइल क्या है? इन कंपेरिजन टू क्ले सॉइल, सैंडी सॉइल ऑफर लिटल रेजिस्टेंस टू इम्प्लीमेंट एंड कॉल्ड लाइट सॉइल। मतलब जैसे क्ले था वो ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा था इम्प्लीमेंट को, वो इम्प्लीमेंट चलाने में हमें दिक्कत हो रहा था। और जो लाइट सॉइल है उसमें इम्प्लीमेंट चलाने में कोई दिक्कत नहीं होता है, बहुत ही लिटिल रेजिस्टेंस ये लाइट सॉइल मतलब इंड्यूस करता है, ऑफर करता है इम्प्लीमेंट के लिए। तो लाइट सॉइल सुटेबल किसके लिए है? ग्राउंडनट के लिए, पोटैटो, टोबैको, लेग्यूम्स के लिए। तो हैवी सॉइल में है क्ले सॉइल और लाइट सॉइल में सैंडी सॉइल। एक और चीज़ देखा जाए हैवी सैंडी से, हैवी और लाइट के मतलब रिलेशन में, ये जो हैवी और लाइट टर्म है वो डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सॉइल टू द पैसेज ऑफ इम्प्लीमेंट। मतलब ये जो हैवी और लाइट टर्म है वो इम्प्लीमेंट के पैसेज में कि सॉइल कितना रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहा है, इंड्यूस कर रहा है, उसको दर्शाता है, न कि हैवी और लाइट यहाँ से मतलब है कि वेट। यहाँ पे वेट का कोई मतलब नहीं है हैवी और लाइट का। जबकि हम ये देखते हैं कि जो हैवी सॉइल होता है, अगर हम हैवी सॉइल और लाइट सॉइल के इक्वल वॉल्यूम को ले लें, मतलब जैसे 1 मीटर क्यूब हमने लाइट सॉइल ले लिया, 1 मीटर क्यूब हमने हैवी सॉइल ले लिया, तो जो हैवी सॉइल होगा उसका वेट कम होगा लाइट सॉइल के मुकाबले। तो इसका सबसे इजी सॉल्यूशन हमने ये देखा, जैसे एक एग्जांपल की तरह देखते हैं कि हमने एक ग्लास बाल्टी कुछ भी जो है, जैसे एक ग्लास है, इसमें हमने हैवी सॉइल लिया और उसी सेम ग्लास के साइज में हमने लाइट सॉइल लिया। इसमें हमने हैवी सॉइल लिया है, इसमें हमने लाइट सॉइल लिया है। तो जो लाइट सॉइल वाला ग्लास होगा वो ज़्यादा हैवी हो जाएगा ये हैवी सॉइल के कंपैरिजन में। फिर आते हैं सॉइल स्ट्रक्चर। अरेंजमेंट आर ग्रुपिंग ऑफ प्राइमरी सॉइल पार्टिकल्स दैट इज सैंड, सिल्ट, क्ले एंड देयर एग्रीगेट्स इनटू सर्टेन डिफरेंट पैटर्न इज कॉल्ड सॉइल स्ट्रक्चर। तो सॉइल स्ट्रक्चर में क्या है? जो वेरियस सॉइल प्रॉपर्टीज पार्टिकल्स हैं, सैंड, सिल्ट, क्ले और उनके एग्रीगेट्स। एग्रीगेट मतलब जो सैंड, सिल्ट, क्ले इकट्ठा होकर बनाते हैं ऑर्गेनिक मैटर सबके साथ, उनका एक अरेंजमेंट, वो जैसे एक प्रॉपर अरेंज फॉर्म में होंगे, डिफिनिट पैटर्न फॉर्म में होंगे, तो उसे हम सॉइल स्ट्रक्चर बोल देंगे, जब वो एक साथ इकट्ठे होकर कुछ प्रॉपर शेप बनाएंगे। इंडिविजुअल एग्रीगेट्स है, मतलब अकेला एग्रीगेट है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? पेड्स आर सेकेंडरी यूनिट। और जो ये सॉइल स्ट्रक्चर है उसे हम एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस द्वारा चेंज कर सकते हैं। जैसे प्लॉइंग कर देंगे तो सॉइल स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, कल्टीवेशन करेंगे, ड्रेनेज करेंगे, लाइमिंग एंड मैन्योरिंग करेंगे, तो जो सॉइल स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा। और जो सॉइल टेक्सचर था वो बेसिक प्रॉपर्टी थी सॉइल की, वो कभी नहीं चेंज होती। तो सॉइल स्ट्रक्चर और सॉइल टेक्सचर में ही कन्फ्यूजन होता है,
इसे आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। और नेचुरल एग्रीगेट्स को क्या बोलते हैं? पेड्स। तो ये इस बार के ICAR 2022 में पूछा गया था, नेचुरल एग्रीगेट्स किसे बोलते हैं? पेड्स। क्लॉड क्या है? क्लॉड में मतलब सॉइल के कोहेरेंट मास, मतलब सॉइल का जो आपने देखा होगा क्लॉड एकदम बड़ा सा रहता है कोहेरेंट मास सॉइल का, वो आर्टिफिशियल मीन्स द्वारा जैसे टीलेज द्वारा ब्रोक होने के बाद किसी भी शेप में हो सकता है। ये जैसे सॉइल का एक बड़ा सा गुच्छा टाइप का है, वो टीलेज से किसी भी शेप में टूट गया है, उसे हम क्लॉड बोलते हैं। शेप ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर, तो सॉइल के कुछ इंपॉर्टेंट शेप को देखा जाए, कैसे कैसे शेप वाले पाए जाते हैं। तो सबसे पहला है स्फेरॉइड, यही सबसे बेस्ट है एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए। तो ये जो है स्फेरॉइड वाले वो राउंडेड एग्रीगेट्स हैं, मतलब ये जो क्रिकेट वाला बॉल होता है वो लगभग उस शेप के होते हैं, उतने बड़े नहीं, उस शेप के होते हैं, मतलब छोटे छोटे उसी शेप के होते हैं, राउंड स्फीयर टाइप के। और इनका जो डायमीटर है वो 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होता है, तो ये लेस देन 2 सेंटीमीटर डायमीटर में आते हैं। लूज कंडीशन और ए होराइजन में ये पाए जाते हैं लूज कंडीशन में। मतलब ये पूछ सकते हैं कि ये जो स्फेरॉइड वाले हैं वो किस होराइजन में पाए जाते हैं? वो ए होराइजन में पाए जाते हैं। इसके अंदर दो आते हैं, ग्रेनुलर एंड क्रम्बी। तो जो ग्रेनुलर है वो सबसे फाइन एग्रीगेट्स है, मतलब ये फाइन एग्रीगेट्स में पाया जाता है और ये क्रॉप कल्टीवेशन के लिए बढ़िया है। और क्रम्बी क्या है? क्रम्बी में पोर्स ज़्यादा होते हैं। एग्जाम में इस तरह के पूछ सकते हैं कि ग्रेनुलर और क्रम्बी में किस में पोर्स ज़्यादा हैं? तो वो है क्रम्बी वाले में सबसे ज़्यादा पोर्स पाए जाते हैं। और क्रम्बी वाला जो है सबसे ज़्यादा क्रॉप्स के कल्टीवेशन के लिए सुटेबल है। तो सबसे बढ़िया एग्रीकल्चर क्रॉप के लिए कौन सा से बेस्ट है? क्रम्बी सॉइल। Hence both granular and crumb structure are most favorable for plant growth. फिर आते हैं डेंसिटी ऑफ सॉइल। डेंसिटी ऑफ सॉइल कैसे मेजर करते हैं? पिक्नोमीटर से। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन बस बन सकता है। अब सॉइल की डेंसिटी 2 तरीके से देखा जाता है, पार्टिकल डेंसिटी एंड बल्क डेंसिटी। पार्टिकल डेंसिटी क्या है? वेट ऑफ ओवन ड्राइड सॉइल सॉलिड, मतलब सॉइल पार्टिकल्स व्हेन एयर इज एक्सक्लूडेड। मतलब क्या है? पार्टिकल डेंसिटी में हम जो पोर स्पेस होते हैं उसको कंक्लूड नहीं करते हैं। तो पार्टिकल डेंसिटी में क्या क्या होता है? मतलब मास ऑफ सॉइल सॉलिड, ओवन ड्राइड सॉइल सॉलिड। ओवन ड्राइड सॉइल सॉलिड का मतलब क्या है? मतलब जो ओवन होता है उसमें हम सॉइल सॉलिड को, मतलब सॉइल को पूरी तरीके से सुखा देते हैं, उसके अंदर से वाटर पूरा निकाल देते हैं और एयर भी उसमें नहीं होता है। तो वेट ऑफ मास ऑफ ओवन ड्राइड सॉइल सॉलिड अपन वॉल्यूम ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। तो इसमें क्या है कि वॉल्यूम ऑफ सॉइल पार्टिकल्स केवल होता है, पार्टिकल डेंसिटी में सॉइल पार्टिकल्स का केवल वॉल्यूम होता है, पोर स्पेस का वॉल्यूम नहीं होता है। और पार्टिकल डेंसिटी ऑफ सॉइल नॉर्मली कितना होता है? 2.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर पर ग्राम पर सीसी। सेंटीमीटर क्यूब को सीसी भी बोलते हैं। पार्टिकल डेंसिटी को रियल डेंसिटी भी बोलते हैं, गेन डेंसिटी भी बोलते हैं और एब्सोल्यूट डेंसिटी भी बोलते हैं। पार्टिकल डेंसिटी इज लोअर व्हेन द ऑर्गेनिक मैटर एडेड इन द सॉइल। तो जब हम पार्टिकल डेंसिटी में मतलब ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते हैं तो पार्टिकल डेंसिटी कम हो जाती है। और फिर आते हैं बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी को अपरेंट डेंसिटी भी कहते हैं। रेशियो ऑफ वेट ऑफ ओवन ड्राइड सॉइल सॉलिड टू इट्स बल्क वॉल्यूम। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे डिवाइड का निशान होगा, ये यहाँ पे डिवाइड का निशान होगा। तो इसमें क्या है? बल्क डेंसिटी में वेट ऑफ ओवन ड्राइड सॉइल सॉलिड, जैसे कि पार्टिकल डेंसिटी में भी था, बस नीचे वाला चेंज हो जाता है। इसमें टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल है और इसमें क्या था? केवल सॉइल पार्टिकल्स की वॉल्यूम थी। तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल का मतलब क्या है? इसके अंदर सॉइल सॉलिड भी होंगे, मतलब सॉइल पार्टिकल्स भी होंगे, और वॉल्यूम ऑफ पोर स्पेस भी होगा। तो ये 2 अंतर है इसमें, बल्क डेंसिटी और पार्टिकल डेंसिटी में। इसे हम बल्क डेंसिटी को हम वॉल्यूम वेट भी कहते हैं
और जो बल्क डेंसिटी होता है वो जनरली हाफ ऑफ पार्टिकल डेंसिटी, मतलब पार्टिकल डेंसिटी का हाफ होता है, आधा होता है। तो बल्क डेंसिटी कितना है 1.33 ग्राम पर सीसी, और पार्टिकल डेंसिटी कितना था 2.65 ग्राम पर सीसी। तो देख सकते हैं इसका आधा कितना है 1.3 सीसी सेंटीमीटर क्यूब। और सैंडी सॉइल के अंदर बल्क डेंसिटी ज़्यादा होता है क्ले के मुकाबले। तो इसका मतलब ये नहीं कि सैंडी सॉइल बेस्ट है, बल्कि होता यह है कि बल्क डेंसिटी जिसका कम होता है वो सॉइल बेस्ट होता है। ऑर्गेनिक मैटर डिक्रीज बल्क डेंसिटी, तो ये कैसे करता है और देखते हैं आगे। टीलेज ऑपरेशन आल्सो रिड्यूस बल्क डेंसिटी। तो जो ऑर्गेनिक मैटर होता है और बल्क डेंसिटी होता है, अरे टीलेज ऑपरेशन होता है, उससे पोर स्पेस बढ़ जाते हैं। पोर स्पेस बढ़ जाएंगे तो ये जो डिवाइड के नीचे वाला वॉल्यूम ऑफ सॉयल है, ये इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। पोर स्पेस बढ़ेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉयल भी बढ़ जाएगा। जब नीचे वाला मतलब डिवाइड के नीचे वाला जब डिनोमिनेटर वाला डिजिट बढ़ेगा तो ये जो टोटल बल्क डेंसिटी की वॉल्यूम है वो घट जाएगी। ये थोड़ा अपने से बता दिया अलग से, ज़रूरी नहीं है कि उसे आप लोग याद करिए, मतलब एक बता दिया कि मतलब याद हो जाए, आपको समझ में आ जाए कि ऐसा हुआ क्यों। थर्मल कंडक्टिविटी क्या है? अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग इन यूनिट टाइम थ्रू ए यूनिट क्रॉस सेक्शन ऑफ द सॉयल। जैसे ये सॉयल है, ये यूनिट क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉयल है। यूनिट क्रॉस सेक्शन मतलब इसका लेंथ भी 1 सेंटीमीटर होगा, इसका विड्थ भी 1 सेंटीमीटर होगा, या फिर 1 मीटर होगा, या फिर 1 मीटर। तो इससे जो हीट फ्लो होगा यूनिट टाइम में, मतलब 1 सेकंड में या फिर 1 मिनट में जो हीट फ्लो होगा, जितना हीट फ्लो होगा उसी को हम थर्मल कंडक्टिविटी बोलते हैं। यूनिट सब यूनिट होगा। यूनिट टाइम मतलब 1 सेकेंड, यूनिट क्रॉस सेक्शन ऑफ द सॉइल मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है यूनिट क्रॉस सेक्शन, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। तो थर्मल कंडक्टिविटी सैंडी सॉइल में ज़्यादा होता है कंपेयर टू क्ले सॉइल। तो हम लोग देखे ही होंगे जो सैंडी सॉइल होती है, मतलब सैंड्स होते हैं, वो जल्दी हीट हो जाते हैं, उनमें जल्दी हीट का ट्रांसफ़र होता है क्ले के मुकाबले। अगर सॉइल मॉइस्चर इंक्रीज़ होगा तो थर्मल कंडक्टिविटी आल्सो इंक्रीज़। अब ऐसा क्यों होता है? जैसे ये एक हमने सैंड के पार्टिकल्स ले लिए, ये एक सैंड के पार्टिकल्स ले लिए। अब यहाँ से यहाँ तक हमें हीट ट्रांसफ़र कराना है। तो अभी क्या है कि इसके बीच में, इन दोनों के बीच में पोर स्पेस है। अब पोर स्पेस होगा तो हीट का ट्रांसफ़र उतना अच्छे से नहीं होगा। लेकिन अगर इसके अंदर वाटर आ जाए, इसके अंदर वाटर आ जाए तो एक इसे मीडियम मिल गया हीट को ट्रांसफ़र करने का, तो हीट आसानी से ट्रांसफ़र हो जाएंगे इसमें। ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते हैं सॉइल में, सॉइल में अगर ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते हैं तो थर्मल कंडक्टिविटी घट जाती है। अभी आगे देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन पोरोसिटी, मतलब पोर स्पेस बढ़ेंगे, पोरोसिटी बढ़ेगी तो थर्मल कंडक्टिविटी घटेगी। टीलेज से भी थर्मल कंडक्टिविटी घटती है। अब ऐसा क्यों होता है? जैसे ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते हैं तो पोर स्पेस बढ़ जाता है, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर का पोर स्पेस ज़्यादा होता है। तो ऑर्गेनिक मैटर भी ऐड करने से पोर स्पेस बढ़ा, और पोरोसिटी से तो घटता ही है, लिखा हुआ है। टीलेज ऑपरेशन भी करते हैं तो पोर स्पेस बढ़ जाता है। अब पोर स्पेस बढ़ेगा तो जैसे जो सॉइल पार्टिकल्स सबसे पहले एकदम पास में थे वो टीलेज ऑपरेशन से दूर हो गए। अब दूर हो जाएंगे मतलब पोर स्पेस बढ़ गया, तो पोरोसिटी बढ़ गई, तो अब हीट का ट्रांसफ़र उतनी आसानी से नहीं हो पाएगा, इसलिए घट जाता है। अब रिडॉक्स पोटेंशियल क्या है? ये जो रिडॉक्स पोटेंशियल है हम उसको ये EH से मेजर करते हैं, मतलब EH रिडॉक्स पोटेंशियल को ही बोलते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। अगर वेल ड्रेन्ड सॉइल है तो उसका रिडॉक्स पोटेंशियल कितना होगा 400 से 700 मेगावोल्ट। अगर वाटर लॉक्ड सॉइल है तो -250 से -350 मेगावोल्ट। वाटर लॉक्ड का मतलब क्या है? पानी लबालब भरा हुआ है। और वेल ड्रेन्ड सॉइल का मतलब क्या है? उसमें से पूरे सॉइल मतलब मॉइस्चर को हटा दिया गया है। अब सॉइल प्लास्टिसिटी देख लें। तो सॉइल प्लास्टिसिटी क्या है कि सॉइल की वह प्रॉपर्टी, मतलब कि इसमें हम सॉइल, जैसे ये सॉइल मास है, इसको हम किसी दूसरे शेप में चेंज करना चाहेंगे तो वो आसानी से चेंज हो जाए, उसमें कोई क्रैक्स ना पड़े, मतलब वो आसानी से दूसरे शेप में चेंज हो जाए, डिफॉर्म हो जाए, बस उसमें क्रैक्स ना पड़े। तो सॉइल कब प्लास्टिसिटी बिहेव मतलब शो करेगी?
जब उसके अंदर 15% से ज़्यादा क्ले पाया जाएगा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि सॉइल प्लास्टिसिटी कब एग्जिबिट करेगी, जब उसके अंदर 15% से ज़्यादा क्ले होंगे। तो रेंज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इन सॉइल विच एग्जिबिट प्लास्टिसिटी इज नोन एज प्लास्टिसिटी इंडेक्स आर लिमिट। तो ये जो सॉइल प्लास्टिसिटी कब शो करेगी, कुछ उसका मॉइस्चर कंटेंट, रेंज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट होगा, मतलब लिमिटेड मॉइस्चर कंटेंट के अंदर वो सॉइल जो है सॉइल प्लास्टिसिटी को एग्जिबिट करेगी। मतलब अगर मॉइस्चर कंटेंट हम ज़्यादा रख देंगे तो भी वहाँ पे सॉइल की प्लास्टिसिटी ख़राब हो जाएगी। वो सॉइल जो है शेप में ना चेंज होके वो फ्लो होने लगेगा, मतलब एक लिक्विड टाइप का बन जाएगा। प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो है अटरबर्ग दिए हैं 1911 में। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि अटरबर्ग जो है वो प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो है वो कौन दिया था, वो है अटरबर्ग। तो इसमें दो प्रकार हैं। लोअर प्लास्टिक लिमिट मतलब क्या है इसमें कि सॉइल मॉइस्चर में लोवेस्ट मॉइस्चर कंटेंट, मतलब सबसे कम मॉइस्चर पे हम सॉइल को किसी दूसरे शेप में डिफॉर्म करते हैं और उसमें कोई क्रैक भी ना आए। मतलब जैसे सॉइल पार्टिकल्स है, सॉइल के एग्रीगेट्स हैं, उसे हम किसी दूसरे शेप में चेंज कर दे रहे हैं और वो उसमें क्रैक्स नहीं आ रहे हैं। तो लोवेस्ट मॉइस्चर कंटेंट पे, मतलब यहाँ पे सबसे कम से कम मॉइस्चर वो कंटेंट होगा जिस पे कि हम इसको चेंज कर दे रहे हैं। और अगर इस मॉइस्चर कंटेंट को हम थोड़ा भी बढ़ाते हैं तो उस सॉइल में क्रैक्स आने लगते हैं, मतलब अच्छे से वो नहीं बन पाएगा दूसरे शेप में। तो ये हो गया लोअर प्लास्टिक लिमिट। और इसे हम अपर लिमिट ऑफ मॉइस्चर फॉर टीलेज भी कहते हैं, मतलब कि यहीं से जो टीलेज ऑपरेशन है वो स्टार्ट होता है, इसी मॉइस्चर कंटेंट पे टीलेज ऑपरेशन स्टार्ट होता है। लिक्विड लिमिट और अपर लिमिट, इसमें क्या है हायर मॉइस्चर कंटेंट है, उसमें क्या था लोअर मॉइस्चर कंटेंट था, जो कि सॉइल एग्रीगेट्स को डिस्ट्रॉय कर दे। आर मॉइस्चर एट विच सीज टू बी प्लास्टिक, मतलब इसमें लिक्विड लिमिट में क्या होता है, जो सॉइल एग्रीगेट्स हैं वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। यहाँ पे हम सॉइल को दूसरे शेप में चेंज नहीं कर सकते हैं, वो एकदम लिक्विड की तरफ फ्लो करने लगेंगे, मतलब उनका प्रॉपर्टी पूरा चेंज आएगा और वो बहने लगेंगे, जैसे वाटर जैसे फ्लो करता है उसी तरीके से वो भी फ्लो करने लगेंगे। और इस पे हम टीलेज ऑपरेशन भी नहीं कर सकते आसानी से। और सॉइल प्लास्टिसिटी को किस एपरेटस से डिटरमाइन करते हैं, लिक्विड लिमिट डिवाइस से। सॉइल कंसिस्टेंसी क्या है, रेजिस्टेंस सॉइल एट वेरियस मॉइस्चर कंटेंट टू मैकेनिकल स्ट्रेस, मतलब जब भी हम कोई इम्प्लीमेंट यूज करते हैं तो वेरियस मॉइस्चर कंटेंट पे जो सॉइल रेजिस्टेंस ऑफर करता है उस इम्प्लीमेंट पर, उसे हम बोलते हैं सॉइल कंसिस्टेंसी। वेरियस मॉइस्चर कंटेंट मतलब यहाँ पे क्या है कि जैसे अगर हमने कम मॉइस्चर रखा है तो भी उस इम्प्लीमेंट को चलाने में उसमें दिक्कत होगा, और ज़्यादा मॉइस्चर रख दिया है जैसे पैडी सॉइल में, धान के खेत में, उसमें भी अगर ज़्यादा मॉइस्चर आ गया तो भी बहुत रेजिस्टेंस उसमें होगा। अब सॉइल कंसिस्टेंसी का ऑर्डर क्या है, मतलब ड्राई सॉइल सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करता है, फिर मॉइस्ट सॉइल ऑफर करता है, और सबसे कम वेट सॉइल रेजिस्टेंस ऑफर करता है। ओडीआर का मतलब क्या है, ऑक्सीजन डिफ्यूज़न रेट, यहाँ पे रेशियो नहीं रेट होगा। तो ओडीआर का मतलब क्या है कि जैसे ये प्लांट है और इसके रूट्स हैं और ये सॉयल मास है, यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैं। अब इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मतलब डिफ्यूज़न होगा इस रूट के तरफ ऑक्सीजन डिफ्यूज़न रेट कैसा होता है, किस सॉइल में कितना होता है। तो ऑक्सीजन डिफ्यूज़न ये रेट था। इसको डिटरमाइन कैसे करते हैं, प्लेटिनम वायर इलेक्ट्रोड से डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि ओडीआर को किससे डिटरमाइन किया जाता है, वो है प्लेटिनम वायर इलेक्ट्रोड से। इसमें और कुछ ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है कि कैसे करते हैं प्लेटिनम वायर से, ये सब ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। रेंज ऑफ ओडीआर कितना है, 22.9 इंटू 10 के पावर -8 से 39.5 इंटू 10 के पावर -8। यूनिट क्या है, ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। अब इरिगेटेड सबसे हाईएस्ट ओडीआर किसका है, इरिगेटेड पीस का कितना है, 39.5 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट।
और सबसे लोवेस्ट किसका है, वो है राइस के लिए 22.1 इंटू 10⁻⁸ ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। तो इसे याद कर लीजिए, ये 1 नंबर में पूछ सकते हैं एग्जाम में। सॉइल कलर को किससे डिटरमाइन करते हैं, मन्सेल कलर चार्ट। मन्सेल, हो सकता है मैंने भी स्पेलिंग गलत लिखा हो, तो आप लोग देख लीजिएगा कि इसका स्पेलिंग रियल में है क्या। मन्सेल कलर चार्ट, सॉइल कलर को मन्सेल कलर चार्ट से डिटरमाइन करते हैं। इसमें 3 चीज़ पाई जाती है, होवी, वैल्यू, क्रोमा। होवी क्या डिटरमाइन करता है, डोमिनेंट स्पेक्ट्रल कलर, येलो, रेड, ब्लू, ब्राउन। तो एग्जाम में इसी तरीके से पूछते हैं कि होवी इज यूज्ड फॉर, HUE इज यूज्ड फॉर डोमिनेंट स्पेक्ट्रल कलर। ऑप्शन में आपको डोमिनेंट स्पेक्ट्रल कलर, लाइटनेस एंड डार्कनेस ऑफ कलर, ये सब दे देंगे, आपको टिक करना होगा। वैल्यू क्या डिटरमाइन करता है, लाइटनेस एंड डार्कनेस ऑफ कलर। इसमें बस जैसे ये लिखा है पूरा वैसे ही याद कर लीजिए। क्रोमा प्योरिटी ऑफ द कलर को बताता है। अब आते हैं स्पेसिफिक हीट पे। स्पेसिफिक हीट के यूनिट क्या है, कैलोरी पर ग्राम। अब स्पेसिफिक हीट वाटर के लिए क्या है, 1 है, सॉइल के लिए, ड्राई सॉइल के लिए 0.2, ऑर्गेनिक मैटर के लिए 0.5। तो अब देख लेते हैं कि स्पेसिफिक हीट है क्या। स्पेसिफिक हीट मतलब अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, मतलब रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या है कि किसी सब्सटेंस के 1 ग्राम के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए हमें कितना हीट चाहिए, उसे हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट। अब यहाँ पे वाटर के सामने 1 लिखा है, ड्राई सॉइल के सामने 0.2 लिखा है। मतलब अगर सॉइल के, जैसे हमने सॉइल लिया, सॉइल 1 ग्राम लिया, अब इसके टेम्परेचर को हमें 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, तो हमें 0.2 कैलोरी चाहिए। ड्राई सॉइल का कितना है, 0.2, तो 0.2 कैलोरी चाहिए। वही वाटर के लिए, अगर हमने वाटर 1 ग्राम लिया और उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, तो हमें 1 कैलोरी चाहिए। 1 कैलोरी मतलब हीट चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं, हीट गेन और लॉस बाई द सॉइल इज 5 टाइम्स क्विकर देन बाई वाटर बिकॉज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल इज 0.2 एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इज 1। इसका मतलब ये है कि जैसे सॉइल का 0.2 कैलोरी है, मतलब अगर हम सॉइल को केवल 0.2 कैलोरी दे देते हैं तो इसका जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। लेकिन वही वाटर के केस में क्या है कि इसका अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है तो हमें 1 कैलोरी हीट देना होगा। तो मतलब ये जो सॉइल है वो 5 गुना जल्दी, इससे 5 टाइम्स क्विकर 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर या फिर हीट गेन हो जा रहा है। और वही लॉस वाले कंडीशन में भी होगा, मतलब अगर सॉइल से हमें 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम करना है तो 0.2 कैलोरी हमें कम करना पड़ेगा, उससे हीट। मतलब अगर 0.2 कैलोरी हम सॉइल से हटा दें तो उसका 1 डिग्री सेल्सियस कम पड़ जाएगा। और वाटर में अगर हमें 1 डिग्री सेल्सियस कम करना है तो हमें 1 कैलोरी हटाना पड़ेगा। तो फिर आते हैं सॉइल पोरोसिटी पे। सॉइल पोरोसिटी क्या है, मतलब सॉइल्स में पोर्स के परसेंटेज को ही सॉइल पोरोसिटी कहते हैं। अब पोरोसिटी कैलकुलेट कैसे करते हैं, पोरोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें ये फार्मूला अप्लाई करना होगा, 100 माइनस बल्क डेंसिटी अपन पार्टिकल डेंसिटी इंटू 100। तो यहाँ इस फार्मूला से हम पोरोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पोरोसिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, बल्क डेंसिटी देना चाहिए और पार्टिकल डेंसिटी, तो यहाँ से पोरोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट यही फार्मूला पूछ सकते हैं। पार्टिकल डेंसिटी को ऊपर कर देगा, बल्क डेंसिटी को नीचे, तो हमारा क्वेश्चन अगर हम वही टिक कर देंगे तो गलत हो जाएगा। तो पोरोसिटी, और ये अगर हम ये जो 100 है इसको हम कॉमन लेते हैं तो फार्मूला क्या बन जाएगा, 1 माइनस बल्क डेंसिटी अपन पार्टिकल डेंसिटी इंटू 100। पोरोसिटी रेंज, मतलब नॉर्मली सॉइल में पोरोसिटी का कितना रेंज होता है, 30 से 60% तक पोरोसिटी सभी सॉइल में हो पाया जाता है नॉर्मली। और अगर मीडियम टू फाइन टेक्सचर्ड सॉइल है, मतलब क्ले सॉइल है, तो कितना पोरोसिटी होगा, 40 से 60%। और अगर सैंडी सॉइल है तो 35 से 50%। मतलब क्ले सॉइल में पोरोसिटी ज़्यादा है। टोटल नंबर ऑफ पोर्स या फिर बोलते हैं माइक्रो पोर्स किस में ज़्यादा होते हैं, क्ले सॉइल में। और लार्ज साइज पोर्स जिसे मैक्रो पोर्स बोलते हैं वो किस में ज़्यादा होता है, सैंडी सॉइल में। तो अगर पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ पोर्स किस में ज़्यादा है तो वो होगा क्ले सॉइल। या फिर पूछ दिया माइक्रो पोर्स किस में ज़्यादा होते हैं तो वो होगा क्ले सॉइल। माइक्रो पोर्स मतलब छोटे वाले पोर्स जो होते हैं वो। और लार्ज साइज पोर्स किस में ज़्यादा हैं, यह है सैंडी सॉइल में।
और ऑर्गेनिक मैटर में पोर्स ज़्यादा होते हैं, तो जब हम ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में ऐड करेंगे तो सॉइल की पोरोसिटी बढ़ जाएगी। और अगर क्रॉपिंग करते हैं तो क्रॉपिंग से होता क्या है कि जो पोर स्पेस होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। क्यों रिड्यूस हो जाते हैं? जैसे जो पोर स्पेस है उसके अंदर क्रॉप्स के रूट्स चले जाते हैं, तो क्रॉप के रूट जाने की वजह से पोर स्पेस थोड़ा कम हो जाता है। तो क्रॉपिंग से क्या होता है, पोर स्पेस घटता है। और जो आउट क्रॉप्ड सॉयल है, मतलब जिसमें क्रॉप नहीं लगा है, उसका पोरोसिटी ज़्यादा होगा। फिर देखते हैं क्रम्बी एंड ग्रेनुलर। जो क्रम्बी और ग्रेनुलर मतलब इस फ्राइड्स सॉइल स्ट्रक्चर हैं, उसमें पोरोसिटी बाकी सॉइल स्ट्रक्चर से ज़्यादा होता है। फिर और नॉर्मली सॉइल में आइडियल रेशियो ऑफ माइक्रो टू मैक्रोपोर्स कितना होना चाहिए? 1:1। तो ये बहुत ही मुश्किल होता है, इसीलिए आइडियल लिखा है। आइडियल जो भी लिखा होता है वो मतलब बहुत ही मुश्किल होता है, एकदम वेल स्टैंडर्ड कंडीशन होगा तभी ये 1:1 वाला रेशियो मिलेगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाय बाय।